हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वाटर के कुछ और टॉपिक्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वाटर क्या होता है एंड सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू सी फर्दर मोर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, बट दोज आर नॉट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आपने देखा होगा काफी चीजें घर में हमारे पानी के अंदर मिलाई घुलाई जाती हैं। दैट इज बिकॉज वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट की तरह काम करता है। काफी चीजें हमारे पास वाटर के अंदर सोल्यूबल होती हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। सो दैट इज व्हाई वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी चीज का यदि अगर हाई होता है तो वो किसी सोल्यूट के पार्टिकल्स को दो छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी कि जैसे अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है उसको कटाइन और अनाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और वो कटाइन और अनाइन आपके पास बहुत अच्छे से माइग्रेट कर सकते हैं इन वाटर। दे आर मोर सोल्यूबल इन वाटर। तो ये जो आपके पास मान लीजिए सॉलिड है, कोई सॉलिड मैंने डाला पानी के अंदर, तो अगर क्योंकि इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है तो ये उस सॉलिड के पार्टिकल्स को अलग कर देगा तो अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। अगर ये कंबाइंड रहते तो ये नीचे हमारे पास सरफेस पे एज सॉलिड्स नजर आते, लेकिन क्योंकि ये इनको तोड़ देता है, इनके बीच के अट्रैक्शन को ये थोड़ा सा कम कर देता है, तो वो जो आपके पास पार्टिकल्स हैं दे बिकम मोर सोल्यूबल इन वाटर। सो वाटर एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ज्यादातर आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सोल्यूबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास कुछ सोल्यूबल होते हैं और कुछ सोल्यूबल नहीं होते हैं। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन हाइड्रोजन बढ़ता चला जाएगा उतनी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है। सो वाटर एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। दूसरा है हमारे पास एयर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। आपके पास वाटर के अंदर एयर भी डिसॉल्व होती है। आपके पास वाटर के अंदर एयर डिसॉल्व होती है। ये एयर क्या करती है? एयर के अंदर हमें पता है क्या होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जितना ज्यादा ऑक्सीजन इस एयर के अंदर है उससे ज्यादा कॉम्पोजिशन उसका पानी के अंदर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। ठीक है, तो वाटर के अंदर आपके पास ऑक्सीजन 33% होती है, then you have nitrogen which is 66% and carbon dioxide which is सिर्फ 1%। अगर हम ऑक्सीजन की एयर में बात करें तो ऑक्सीजन एयर में हमारे पास 21% होती है, पर वाटर के अंदर एयर के कॉम्पोजिशन में ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन आपके पास कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर सोल्यूबल इन वाटर इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। ठीक है, ये जो तीन गैसेस हमारे पास वाटर के अंदर डिसॉल्व होती हैं इन दी फॉर्म ऑफ एयर, ये हमारे पास बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं, क्योंकि जो आपके पास मरीन लाइफ होती है, मरीन लाइफ को जो ऑक्सीजन मिलता है यहीं से मिलता है। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कर पाते हैं। जो आपने देखा होगा ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनके अंदर शेल्स होते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होता है, पर अगर इसमें CO2 और H2O और मिलते चले जाएं तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है विच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। अब एनिमल्स जिनके पास शेल्स या स्टोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसी की वजह से शेल डेवलप कर पाते हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व है। ऑक्सीजन इन्हें सांस लेने के काम में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी काम में आता है। अब जैसे वाटर हमारे पास एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो इसके अंदर आपके पास मैंने कहा कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स बहुत अच्छे से डिसॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जो कि समुद्र का पानी होता है उसके अंदर टेस्ट होता है, जो टैप वाटर होता है उसके अंदर
टेस्ट होता है, बट रेन वाटर के अंदर या डिस्टिल्ड वाटर के अंदर बिल्कुल टेस्ट नहीं होता है। दैट इज बिकॉज जो टैप वाटर है आपके पास या फिर जो हमारे पास सी वाटर है उसके अंदर आपके पास कुछ सॉलिड्स होते हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, एंड दैट टेस्ट, आपने बॉटल्ड वाटर भी देखा होगा, बॉटल्ड वाटर का भी एक टेस्ट होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द मिनरल्स और द आयंस डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। इसी वजह से पानी आपके पास जो सी वाटर है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा नमकीन सा टेस्ट होता है, बिकॉज मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स आर डिसॉल्व्ड इन दैट water. तो water gets its taste from all the solids and all the air dissolved in the water. उसके अंदर आपके पास ये जो different टाइप के elements और compounds present है उनकी वजह से water को taste मिलता है। तो this is why water has taste and otherwise it is tasteless. तो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं वाटर के solubility के properties, यानी कि वाटर जब सोल्यूशन बनाता है। अब हमने जैसे कहा कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो बेस्ड ऑन दैट कि वाटर एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करे, वाटर सॉल्यूशंस बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशंस क्या होते हैं हमारे पास, जिसमें एक सॉल्वेंट होता है और आपके पास क्या होता है, सोल्यूट। तो इट हैज सॉल्वेंट एंड इट हैज सोल्यूट। सॉल्वेंट हम किसको लेंगे यहाँ पे, वाटर को, क्योंकि हम वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। सॉल्वेंट सोल्यूट आपके पास कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी लिक्विड, इट कुड बी गैस, इट कुड बी अ सॉलिड, ये कुछ भी हो सकता है। अगर जैसे मान लीजिए मैं देखना चाहूं लिक्विड इन वाटर को, तो मान लीजिए मैंने H2SO4 का सोल्यूशन लिया है या फिर HCl लिया है इन वाटर, ठीक है। अगर मैं देखना चाहूं गैस इन वाटर, तो गैस इन वाटर की अगर मैं बात कर रही हूं तो जैसे CO2 इन वाटर की बात कर ली या ऑक्सीजन इन वाटर की बात कर ली हमने। अगर हम देखना चाह रहे हैं सॉलिड इन वाटर, तो सॉलिड इन वाटर के लिए जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं सॉल्ट इन वाटर, NaCl इन वाटर, दिस इज कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इन वाटर अगर हम ले रहे हैं तो हम सॉलिड इन वाटर की बात कर रहे हैं। The solutions हमारे पास क्या होते हैं, they are basically a mixture of solvent and solute, जिसमें solvent हमारे पास water है, solute could be anything that can be dissolved in water, and these are the examples of that, ठीक है। तो solutions हमारे पास कितने types के होते हैं, solutions हमारे पास 3 types के होते हैं। एक होते हैं saturated solutions, एक होते हैं unsaturated solutions, और एक होते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसके अंदर उतना ही सॉलिड या लिक्विड या गैस आपने डिसॉल्व कर रखा है जितना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिसॉल्व हो सकता है। मान लीजिए किसी एक ग्लास पानी के अंदर आपके पास 2 चम्मच सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, तो आपने 2 चम्मच ही यदि अगर डाल रखा है तो दैट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है कि आपके पास 2 चम्मच डिसॉल्व हो सकता है पर आपने डाला सिर्फ 1 चम्मच है, यानी कि और सॉल्यूट डालने की यदि अगर गुंजाइश रहती है तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। Saturated solution is made when you have the sufficient amount of solute dissolved in water. Unsaturated solution when you have insufficient amount. And super saturated solution वो होते हैं जिसमें आपके पास मान लीजिए 2 चम्मच डिसॉल्व हो पा रहा था पर आप 3 चम्मच डाल दें। So more amount of solute, more than sufficient. It is more than sufficient amount of solute is dissolved in water. That type of solution is known as सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है, जो आपने एक्स्ट्रा सोल्यूट उसके अंदर डाल दिया है, सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर दिया है, वो डिसॉल्व होगा नहीं। जितना 2 चम्मच था 2 चम्मच तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन 1 चम्मच आपके पास सॉलिड फॉर्म में नीचे प्रेसिपिटेट या सॉलिड फॉर्म में पड़ा रहेगा, इट विल नॉट गेट डिसॉल्व, ठीक है। तो इसीलिए सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इन तीनों का अपना एक महत्व है किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल बनाने के लिए। इससे हमारे पास एक टर्म आती है सोल्यूबिलिटी, कि सोल्यूबिलिटी क्या होती है। व्हाट इज सोल्यूबिलिटी? सोल्यूबिलिटी होता है हमारे पास किसी भी सोल्यूट का एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कि सोल्यूबल हो at a particular
टेम्परेचर इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, it is the amount of solute that can be dissolved, या that is soluble, ठीक है, या फिर that is soluble in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब हम यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर आपके पास एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर आपके पास कितना सोल्यूट पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, वो हमारे पास सोल्यूबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं? सोल्यूबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ वाटर, इस केस में वैसे तो सॉल्वेंट इंटू 100। ठीक है, तो 100 ग्राम में कितना सोल्यूट आपके पास सोल्यूबल हो सकता है? मान लीजिए मैं ये कह रही हूँ कि 200 ग्राम के अंदर 20 ग्राम सोल्यूबल है एट 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 ग्राम के अंदर 10 ग्राम सोल्यूबल होगा, तो सोल्यूबिलिटी एट 40 डिग्री सेल्सियस विल बी 10 ग्राम। इट विल बी 20/200 इंटू 100, क्योंकि हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर निकाल रहे हैं कि सोल्यूबिलिटी कितनी होती है। तो solubility is the amount of solute that can be dissolved। अब अगर आपने solubility से ज्यादा solute डाल दिया, अगर 10 ग्राम soluble है 100 ग्राम में और आपने 100 ग्राम में 15 ग्राम डाल दिया, तो 5 ग्राम एज इट इज रह जाएगा और सोल्यूशन क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। 100 ग्राम के अंदर 10 ग्राम डिसॉल्व हो सकता है, पर आपने 100 ग्राम के अंदर 5 ग्राम डाला है, that solution will be known as unsaturated solution because more solute can be dissolved and can be poured into the solvent। ठीक है, अगर आपने 10 ग्राम ही डाला है, if you have like dissolved only 10 ग्राम of the solute, then that type of solution will be known as a saturated solution। ठीक है, अब solubility हमारे पास किस चीज पे डिपेंड करती है? सॉल्युबिलिटी हमारे पास कैसे इंक्रीज कर सकती है? अगर आप जनरली फॉर सॉलिड इन लिक्विड, अगर सॉलिड इन लिक्विड के लिए अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें कि आपके पास सॉलिड इन वाटर है और आपके पास गैस इन वाटर है। ठीक है, तो सॉलिड इन वाटर आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे अगर, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जनरली। इट इज नॉट ऑलवेज, जो चीजें ऐसा बिहेवियर नहीं दिखाती उनका हम एनोमलस बिहेवियर देखते हैं। जनरली आपके पास सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है सॉलिड की अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। अगर आप घर पे भी देखें, अगर आप एक ग्लास के अंदर जितना नमक डाल पाएंगे रूम टेम्परेचर पे, अगर आप उसी पानी को अगर हीट करेंगे और फिर उसमें नमक डालेंगे तो आप और ज्यादा नमक डिसॉल्व कर पाएंगे। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। देन यू हैव स्टरिंग। स्टरिंग इंक्रीज करने से, ज्यादा घुलाएंगे ज्यादा घोलेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी आपके पास टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, स्टरिंग पे डिपेंड कर रही है। और दूसरी बात साइज ऑफ पार्टिकल, जितना छोटा साइज ऑफ पार्टिकल होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, क्योंकि घुलने में आसानी रहेगी। अगर बड़ा साइज का पार्टिकल होता है तो वो इतना इजीली डिसॉल्व नहीं होगा। एज यू मे सी आपके पास पाउडर्ड शुगर है तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। अगर आपके पास ग्रैन्युल्स है शुगर के, शुगर ग्रैन्युल्स हैं, तो उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा कंपेयर टू दी पार्टिकल्स। तो जितना छोटा साइज होगा उतनी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अगर हम गैसेस इन वाटर की बात करें तो टेम्परेचर आपके पास जितना कम होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैसेस एक्सपैंड कर जाती हैं और एक्सपैंड करेंगे तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे एंड दे विल लीव द सॉल्वेंट। तो वो सॉल्वेंट को लीव कर देंगे। दैट इज व्हाई solubility of the gases will increase if the temperature is low because then their volume will be less। अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हम सिस्टम पे जितना ज्यादा लगाएंगे सॉल्युबिलिटी उतनी इंक्रीज कर जाएगी,
क्योंकि आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा गैसेस का, वो कंप्रेस करना चाहेंगे और वो इजीली दे विल बी मोर सोल्यूबल इन द लिक्विड। ठीक है, तो दिस इज अबाउट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, किन चीजों पे वो डिपेंड करती है। और आपके पास सोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उन्हें कैसे देखेंगे, सॉल्युबिलिटी से कम अमाउंट सोल्यूट है अनसैचुरेटेड, सॉल्युबिलिटी जितना अमाउंट है सैचुरेटेड, मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन दी सॉल्युबिलिटी, इट इज अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। कोई सोल्यूशन जो आपके पास मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस पे सैचुरेटेड है, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे अनसैचुरेटेड बन सकता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, यानी कि ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, और आपने जितना डाल रखा है उससे ज्यादा डिसॉल्व हो सकता है, तो दैट सोल्यूशन विल बिकम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। 40 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम आ रहा था, मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस पे 15 ग्राम डिसॉल्व हो सकता है, तो 40 डिग्री सेल्सियस का 10 ग्राम वाला सोल्यूशन 80 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड, बिकॉज मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन दैट सोल्यूशन। ठीक है, फिर हमारे पास होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के कंसंट्रेशन हम किस प्रकार से निकालें, मतलब कोई सोल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, कितना ज्यादा उसमें सोल्यूट प्रेजेंट है, कोई सोल्यूशन हमारे पास कितना ज्यादा डाइल्यूट है, इसका मतलब कितना ज्यादा उसके अंदर सॉल्वेंट प्रेजेंट है। अगर डाइल्यूट होता है मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इफ इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड यू हैव मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, बट हाउ मच कॉन्सेंट्रेटेड एंड हाउ मच डाइल्यूटेड कैन बी नोन बाय द कंसंट्रेशन टर्म्स, जो हम ऐसे निकालते हैं। पहला होता है हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट, सेकेंड इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, एंड द थर्ड वन इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वेट होता है वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि ग्राम्स में डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। तो 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, क्योंकि हम वाटर चैप्टर की बात कर रहे हैं, 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितना सोल्यूट आप डिसॉल्व कर रहे हैं वो उसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट वाला। तो इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे तो हम लिखेंगे जो भी हमें केस गिवन है उसके लिए, तो 100 ग्राम में कितना होगा वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ऐसे ही 100 ml के अंदर कितना ग्राम ऑफ सोल्यूट आपने डाला है, दैट बिकम्स द कंसेंट्रेशन इन वेट बाय वॉल्यूम। It is the amount of solute dissolved in 100 ml of the solvent. So this will become percentage weight by volume concentration. And then we have volume by volume. It is volume of solute upon volume of solvent into 100. ठीक है, तो इसमें हम क्या निकाल रहे हैं कि आपने कितना सोल्यूट का वॉल्यूम ले रखा है। जब आपके पास एक लिक्विड सोल्यूट हो तो या फिर गैसियस सोल्यूट हो तो हम इस कंसंट्रेशन टर्म को यूज कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिया है आपने इन 100 ml ऑफ वाटर। वाटर के लिए अगर देखें कोई और सॉल्वेंट है तो सिंपल सॉल्वेंट आप ले सकते हैं। तो इट इज द अमाउंट ऑफ, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द solute that is dissolved in 100 ml of water. So these are some concentration terms. Now in your book you have many examples for solubility, some solubility curves. Solubility curves क्या होते हैं, जो हमें ये बताते हैं टेम्परेचर के साथ साथ में किसी चीज का solubility कितना इंक्रीज कर रहा है कितना डिक्रीज कर रहा है। तो solubility कर्व में आपके पास यहाँ पे होगी solubility और यहाँ पे होता है टेम्परेचर। Here you have solubility. ठीक है,
यहाँ पे सॉल्युबिलिटी, यहाँ पे टेम्परेचर, कि किसी चीज का ऐसे आ रहा है ग्राफ, किसी का ऐसे आ रहा है ग्राफ, ऐसे आ रहा है तो एबनॉर्मल सा बिहेवियर है, ऐसे आ रहा है तो एबनॉर्मल सा बिहेवियर है, ठीक है। तो दिस इज सॉल्युबिलिटी कर्व, जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं इन चीजों के बारे में। So what was I saying? You have many questions of solubility and concentration in your book. Please try to do those questions and post them to me. Please give me the answers of those questions and try to submit them. So this is concentration of solution, the solubility of solution, the water acting as a universal solvent and air dissolved in solvent. Now more properties of water, that is crystals, crystallization, the hygroscopic nature, the hydrous and hydrous substances, that we will be studying in our next class.